प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के सामाजिक अध्ययन के अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के साथ करेंगे और इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। इसके बाद कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं को पढ़ेंगे और इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। पिछले अध्याय में हमने जाना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, प्राचीन भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा था। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। इसके साथ साथ लोकतंत्र की विशेषताओं पर भी हम नजर डालेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। शासन व्यवस्था के स्वरूप कई तरह के हो सकते हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था हो सकती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। कुछ सरकारें ऐसी भी होती हैं जो लोगों द्वारा निर्वाचित न होकर अन्य माध्यमों जैसे तख्तापलट, पारिवारिक परंपरा आदि से स्थापित होती हैं। ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने ही हित में काम करते हैं, इसलिए हम ऐसी शासन व्यवस्था को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। विश्व में कुछ ऐसी भी सरकारें हैं जिन्हें जानने के बाद लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में हम अंतर कर पाएंगे। हम कुछ उदाहरणों के साथ इस तरह की सरकारों की कार्यप्रणालियों पर बारी बारी से विचार करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लोकतंत्र का गला घोट दिया। 2002 में परवेज मुशर्रफ ने संविधान को बदल डाला। बदले हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काफी शक्तिशाली हो गया। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रखी गई, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। इस प्रकार हमने देखा कि पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास है। 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लोकतंत्र को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विश्व में प्रायः सभी राजशाही एवं तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में ऐसा ही होता है। नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था के पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था थी, जहां शासक का चुनाव नहीं होता था, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। यहाँ भी शासन संचालन में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी।
कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अपनाने वाले चीन में भी शासन में आम लोगों की भागीदारी समान रूप से नहीं होती। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। संसद ही राष्ट्रपति को नियुक्त करता है, लेकिन संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था में किसी अन्य पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार नहीं होता। हमने पाकिस्तान, नेपाल और चीन की सरकारों के तौर तरीकों को देखा। अब हम भारत और ब्रिटेन की सरकार के तौर तरीकों को देखेंगे। भारत एवं ब्रिटेन में सरकार का निर्माण चुनाव के माध्यम से होता है। इसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक वोट देते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि लोगों की भागीदारी वाली सरकार लोकतांत्रिक कहलाती है और जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती वह सरकार गैर लोकतांत्रिक कहलाती है। अतः लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। इन चुनावों में देश के वयस्क लोग अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है वे वोट डालते हैं और योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इस प्रकार हम सरल भाषा में लोकतंत्र की परिभाषा दे सकते हैं। इस संदर्भ में लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग ही करते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए इब्राहिम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। हमने यहाँ देखा कि जहाँ पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार और म्यांमार के सैनिक शासक का चुनाव लोगों ने नहीं किया, इस तरह के शासन व्यवस्था वाले देशों में जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं रही। हम समझ सकते हैं कि इन देशों की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। चलिए दोस्तों, अब लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। अब तक हमने यह जानकारी पाई थी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग शासकों का चुनाव करते हैं। अर्थात लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार को चुनते हैं। वे जिसे चाहें हटा सकते हैं और जिसे चाहें शासन में बनाए रख सकते हैं। हम सभी देखते हैं चुनाव के दिन हमारे परिवार के सदस्य जो वयस्क हैं वोट डालने जाते हैं। ये लोग अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं, सरकार के लिए फैसले लेते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। अर्थात इन प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया फैसला लोगों का फैसला होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सिर्फ लोगों द्वारा चुने नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। हम कभी कभी यह भी देखते हैं कि वोट डालने गए हुए व्यक्तियों को कुछ लोग डरा धमकाकर वोट डलवाते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध वोट डालने पर मजबूर किया जाता है। जहां कहीं भी इस तरह के वोट डालने की व्यवस्था होती है उसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। अर्थात लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं। लोकतंत्र की एक विशेषता यह भी है कि लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोग कहीं पर भी अपनी बात रख सकते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे नियम जो लोगों के हितों के खिलाफ हैं उनके लिए लोग आवाज उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने लोकतंत्र क्या है इसके बारे में अध्ययन किया, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में हमने जाना और इसके साथ साथ लोकतंत्र की कुछ मुख्य विशेषताओं की चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे जिसमें लोकतंत्र ही क्यों इस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। के लिए हम लोकतंत्र के पक्ष और
लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क वितर्क करेंगे और साथ ही लोकतंत्र के व्यापक अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 8। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में सीमांत अभिकर्मक के बारे में जानेंगे। हम सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक को समझने के लिए आइए एक सरल उदाहरण का उपयोग करते हैं। जैसे स्क्रीन पे दिया गया चित्र एक पानी की बोतल का है। मान लीजिए इस बोतल में 6 ग्लास को भरने लायक पानी है और हमारे पास 4 ग्लास हैं। यह 4 ग्लास तो इस बोतल से भर दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि इस बोतल में 6 ग्लास जितना पानी था तो बोतल में कुछ पानी रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पानी तो उचित है लेकिन ग्लास कम है। इसे एक रासायनिक प्रतिक्रिया के हिसाब से समझें तो स्क्रीन पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसमें पानी यानी वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी बनाने के लिए एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी तीनों ऑक्सीजन ने 2-2 हाइड्रोजन ले लिए, यानी 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन को तीनों ऑक्सीजन ने ले लिया और 2 हाइड्रोजन बचे। इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट है और हाइड्रोजन उचित मात्रा में प्रेजेंट है। आइए सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा को देखें। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक वह पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया पूरे होने पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैसा हमने पिछली स्लाइड में एक रासायनिक प्रतिक्रिया देखी थी, उसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट था लेकिन ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो गया था। तभी वहां पर ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक है। सीमांत अभिकर्मक को समझने के लिए आइए एक प्रश्न को सुलझाते हैं।
स्क्रीन पे दिए गया प्रश्न के मुताबिक एक रासायनिक प्रतिक्रिया हमें दी गई है जिसमें हमें सीमांत अभिकर्मक को पहचानना है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया में एल्यूमीनियम का द्रव्यमान हमें 2.80 ग्राम दिया है और क्लोरीन गैस का द्रव्यमान हमें 4.25 ग्राम दिया है। ऐसे प्रश्नों को सुलझाने के लिए या सीमांत अभिकर्मक को निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स यानी चरण की मदद लगती है। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, मोलों की संख्या को बदलने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी N बराबर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। इस फॉर्मूले को लगाकर एल्यूमीनियम के मोलों की संख्या आएगी 2.80 डिवाइडेड बाय 26.98 ग्राम पर मोल, क्योंकि 26.98 ग्राम पर मोल एल्यूमीनियम का मोलर द्रव्यमान है। इस हिसाब से एल्यूमीनियम के मोलर की संख्या आई 0.104 मोल। उसी तरीके से हमने क्लोरीन गैस के मोलों की संख्या को ज्ञात किया, यानी 4.25 ग्राम को 70.98 ग्राम पर मोल से भाग किया, क्योंकि 70.98 ग्राम पर मोल क्लोरीन गैस का मोलर द्रव्यमान है। तो क्लोरीन गैस का मोलों की संख्या आई 0.059 मोल। चलिए स्टेप 1 यानी चरण 1 के बाद अब हम अपने चरण 2 पे चलते हैं। चरण 2 यानी स्टेप 2 के मुताबिक दिए गई रासायनिक प्रतिक्रिया का स्टोइकियोमेट्री अनुपात निकालना। जैसा हमने पिछली वीडियोस में स्टोइकियोमेट्री गुणांक के बारे में पढ़ा ही था, इस रासायनिक प्रतिक्रिया में एल्यूमीनियम का स्टोइकियोमेट्री गुणांक है 2, क्लोरीन गैस का स्टोइकियोमेट्री गुणांक है 3। स्टोइकियोमेट्री अनुपात इन स्टोइकियोमेट्री गुणांक के अनुपात को ही कहते हैं, यानी स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात मतलब एल्यूमीनियम के मोल को क्लोरीन गैस के मोल से डिवाइड करना। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ही एल्यूमीनियम और क्लोरीन गैस के मोलों की संख्या को दर्शा रहा है। इस फॉर्मूले में यह वैल्यू रखकर हमारा स्टोइकियोमेट्री अनुपात आया 2/3 यानी 0.66। यह इस रासायनिक प्रतिक्रिया का स्टोइकियोमेट्री अनुपात है। आइए अब अपने चरण 3 पर चलें, जो है वास्तविक अनुपात निकालना। वास्तविक अनुपात का यहाँ यह मतलब है कि जो हमने चरण 1 पर एल्यूमीनियम और क्लोरीन गैस के मोलों की संख्या को निकाला था, उसके अनुपात को यहाँ पर वास्तविक अनुपात कहा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वास्तविक अनुपात बराबर एल्यूमीनियम के मोल को डिवाइड किया Cl2 गैस के मोलों से, यानी 1.04 डिवाइडेड बाय 0.059। तो वास्तविक अनुपात आया 1.762। तो स्टोइकियोमेट्री अनुपात जो हमने चरण 2 पे निकाला था, उसकी वैल्यू थी 0.66। स्टोइकियोमेट्री अनुपात के हिसाब से हर 1 मोल क्लोरीन गैस के लिए हमें 0.66 मोल एल्यूमीनियम की जरूरत होती है इस रासायनिक प्रतिक्रिया में। स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात निकालने के बाद हमने वास्तविक अनुपात भी निकाला था, जो आया था 1.762। इसके हिसाब से हर 1 मोल क्लोरीन गैस के लिए हमें 1.762 मोल एल्यूमीनियम चाहिए होता है। जैसा कि हमने देखा कि वास्तविक अनुपात
स्टोइकियोमेट्री अनुपात से बड़ा था, तो हमें यह पता चला कि इस रासायनिक प्रतिक्रिया में एल्यूमीनियम तो अधिक मात्रा में है, लेकिन क्लोरीन गैस कम मात्रा में है। यानी इस रासायनिक प्रतिक्रिया में क्लोरीन गैस एक सीमांत अभिकर्मक है। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक को पहचान सकते हैं। सीमांत अभिकर्मक के बाद आइए अब हम अपने अगले विषय पे चले, जो है सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति। आपने किसी केमिस्ट्री लैब यानी रासायनिक प्रयोगशाला में काम तो किया ही होगा। वहां आपने कुछ अम्ल यानी एसिड्स को देखा होगा। हमने कभी कभी इन अम्ल यानी एसिड्स में पानी डालकर इनकी सांद्रता को कम किया था। क्या आप इन शब्द यानी सांद्रता को बारे में जानते हैं? आइए अगली स्लाइड में हम सांद्रता की परिभाषा को देखते हैं। रसायन विज्ञान में किसी विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज, दूसरा है मोल अंश, तीसरा है मोलरता यानी मोलारिटी, चौथा है मोललता यानी मोलालिटी। आइए अब हम एक एक करके इन चारों रूपों को पढ़ें। पहले बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत से। किसी 100 ग्राम विलयन में किसी विलय की घुली हुई सामग्री मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है वह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि यह प्रतिशत है। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद अब बात करते हैं मोल अंश की। मोल अंश एक सांद्रता की इकाई है जिससे किसी विलयन की कुल संख्या से विभाजित घटक के मोलों की संख्या के बराबर माना जाता है। यदि कोई पदार्थ A किसी दूसरे पदार्थ B में घुलता है और A पदार्थ के मोलों की संख्या को हम Na और B पदार्थ के मोलों की संख्या को हम Nb लिखते हैं, तो पदार्थ A का मोल अंश होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी Na जो कि पदार्थ A का मोलों की संख्या है उसको हमने Na प्लस Nb से डिवाइड किया, क्योंकि इस मिश्रण में दो पदार्थ हैं A और B, तो इन दोनों पदार्थों के मोलों की संख्या को जोड़ना ही मिश्रण के मोलों की संख्या हुई। उसी तरीके से अगर हमें B का मोल अंश निकालना हो तो Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। Na प्लस Nb मिश्रण के मोलों की संख्या है। मोल अंश की SI इकाई नहीं होती है। मोल अंश के बाद आइए अब बात करते हैं मोलरता यानी मोलारिटी के बारे में। मोलरता या मोलर सांद्रता प्रति लीटर घोल में विलय के मोल की संख्या को बताता है। इसका फॉर्मूला होगा मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का आयतन लीटर में। मोलरता की SI इकाई है मोल पर लीटर
या बड़ा M यानी कैपिटल M। मोलरता के बाद आइए अब बात करते हैं मोललता यानी मोलालिटी के बारे में। मोललता को विलायक के प्रति किलोग्राम मोल की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोललता की SI इकाई है मोल पर किलोग्राम या स्मॉल m यानी छोटा m। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने इस वीडियो में सीमांत अभिकर्मक के बारे में पढ़ा। हमने सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति के बारे में भी सीखा। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा अगला अध्याय है। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले कक्षा 9 में सामाजिक अध्ययन के अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों को पढ़ा। उसके बाद कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं को पढ़ा। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पे ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।